नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर के क्या सरकार बना सकती है महाराष्ट्र में। ये मैं नहीं, बाकायदा वहां जो रामदास अठावले हैं उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि भाजपा और शिवसेना आधा आधा कार्यकाल मिलकर के पूरा करे और इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें अपने जो सहयोगी दल हैं उनको मजबूत करना है। किसी नाराजगी के कारण अगर कोई अलग चला गया था तो उनसे दोबारा बात की जा सकती है। और आपको बताएं, ये रामदास अठावले का जो बयान आया है वो ऐसे समय में आया है कि जब आपने देखा कि उद्धव ठाकरे जी जो कि अपने उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कोटे से जो मंत्री थे उनके साथ प्रधानमंत्री जी से मिले थे और उसके बाद उन्होंने 10 मिनट अलग से बात करी थी। और वो जो अलग से बात करी थी उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार उद्धव ठाकरे जी ने प्रधानमंत्री जी से क्या अलग से बात करी है। तो मैंने तो उसके जवाब में भी जब बताया था, मैंने कहा ये अलग से यही बात कर रहे होंगे कि हमसे जो गलतियां हो गई उसकी क्षमा कर दो और हम जो है फिर से मिलना चाहते हैं। क्योंकि अलग होने के बाद जिस तरह से 3 दलों की सरकार ने महाराष्ट्र में सरकार चलाई उसमें सबसे ज्यादा अगर फजीयत किसी की हुई तो वो शिवसेना की हुई। शिवसेना के पास इस समय जो बीएमसी का राज उनके पास है उसमें भी हमने देखा किस तरह से कुव्यवस्थाएं हुई और जिस तरह से हमने देखा कि उसमें आप देखिए, चाहे तो हॉस्पिटल हो, चाहे कोविड की बात हो, चाहे प्रवासी मजदूर हो, बिल्डिंगें गिर रही हैं, पानी सड़कों पर भरा हुआ है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीएमसी में शिवसेना तो बेकार ही आई क्योंकि भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ किया नहीं, विकास किया नहीं। लोग नाराज हैं और लोगों ने इतना तय कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही बीएमसी में चुनाव करके बीएमसी की सत्ता सौंपेंगे। इनकी जब बात पता चली है, कुछ ही दिन चुनाव में बचे हैं, शिवसेना को लगा कि बीएमसी इनके हाथ से गई। दूसरी तरफ जो 3 दलों की मिलकर के ये सरकार चल रही है और जिस तरह से 100 करोड़ की उगाही का मामला खुला उसमें एनसीपी के नेता का नाम आया था जो अनिल देशमुख गृह मंत्री थे एनसीपी के कोटे से, वो चीजें खुलकर आई। लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप लगे और वो जो अनिल देशमुख हैं वो कह रहे हैं इस 100 करोड़ में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये पैसे तो ऊपर गए, मैंने नहीं लिए। अब सवाल उठ रहा है, जब सीबीआई के पास केस है, केस खुलेगा, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है। एक तरफ शिवसेना है, वो कहती है जी हमें पता नहीं, एनसीपी के कोटे से ये थे मंत्री, इन्होंने शरद पवार को दिए हो, किसको दिए हो हम नहीं बोल सकते। तो ये फंस रहे हैं, इनकी जांच हो, जो गलत होगा वो पकड़ा जाएगा। दूसरी तरफ राज पे राज खुल रहे हैं, जिस तरह से सचिन वजय पकड़ा गया जो कि एक पुलिसकर्मी था मुंबई पुलिस में और जिस तरह से उद्योगपति के हत्या में नाम उनका आया, उसके बाद भी फजीयत शिवसेना की हुई। यानी शिवसेना जो सत्ता में है उसकी इतनी किरकिरी इस समय हो रही है कि ये महाविकास अघाड़ी को महाविकास वसूली कहा जा रहा है। ऐसे में उनको यह भी दिख गया कि अगले चुनाव में शिवसेना का महाराष्ट्र से सुपड़ा साफ हो जाएगा, जिस तरह का इस समय माहौल चल रहा है। तो लगा होगा उद्धव ठाकरे जी को कि भाई अब क्या करें, सत्ता भी जाने वाली है। और आपको बताऊं, एनसीपी में जो शरद पवार हैं वो बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने ये अंदर अंदर योजना बना दी है कि अगला जो चुनाव आ रहा है 2024 का, उसमें वो अपने आप को प्रधानमंत्री की तरह प्रोजेक्ट करेंगे। और पीके से मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि पीके ने सलाह दी है कि आपको अगर महाराष्ट्र में अपनी छवि सुधारनी है तो महाराष्ट्र सरकार को गिराओ और समर्थन वापस ले लो उद्धव ठाकरे से। और ये आरोप लगाना कि जो शिवसेना की सरकार है, उद्धव ठाकरे हैं, वो ठीक से शासन नहीं चला पाए, भ्रष्टाचार जो किया है वो इन्होंने किया, हमारे नेता पे आरोप गलत लगा रहे थे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इस तरह का आरोप लगाकर जब तुम समर्थन वापस लोगे तो महाराष्ट्र की जनता में आपके प्रति सहानुभूति होगी। अब ये बताऊं, जब ये अंदर अंदर चल रहा है कि कब समर्थन वापस हो जाए, तो इधर उद्धव ठाकरे जी को लगा कि सरकार भी जाएगी और उनके कई नेता जेल भी जाएंगे। नाम उद्धव ठाकरे जी का भी आना ही है, कोई ना कोई आरोप लगाएगा और किरकिरी होगी। इससे बेहतर है कि अपने पुराने साथी से सॉरी बोलकर वापस मिल जाया जाए। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो 10 मिनट की मुलाकात थी उसकी काफी चर्चा हुई।
पत्रकारों ने जब सवाल किया कि भैया आपने अलग से क्या बात करी, तो उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा भले ही राजनीतिक रूप से हम साथ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया हो। इसका मतलब क्या है कि हम राजनीतिक रूप से अलग है, रिश्ता है। अब रिश्ता कैसा है? राजनीतिक लोगों का रिश्ता क्या होता है? राजनीतिक लोगों का जो रिश्ता है वो सत्ता से जुड़ा हुआ है, सत्ता के समझौते से जुड़ा है। और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप भाजपा और शिवसेना ने लगाए, शिवसेना ये कह रही थी कि भाजपा ने वादा खिलाफी करी है, हमें कहा था कि मुख्यमंत्री हमारा होगा महाराष्ट्र का, और यहां तक कि अमित शाह पे आरोप लगाए गए और अमित शाह जी ने इसको क्लियर किया और यह कहा कि मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। यानी कौन झूठ बोल रहा है इसका पता नहीं, लेकिन बहरहाल दोनों के रिश्ते अलग हुए। नतीजा यह हुआ कि महाराष्ट्र में ना तो ढंग से विकास हुए, ना जनता की सेवा हुई, भ्रष्टाचार हुआ सो अलग, पुलिस की किरकिरी हुई सो अलग, और अब सीबीआई में जांच चल रही है कई मुद्दों को लेकर। जिस तरह से देश में देखा लोगों ने कि महाराष्ट्र के अंदर एक टीवी न्यूज के एंकर को, एक चैनल को किस तरह से परेशान किया गया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा भी बड़ा प्रमुखता से पूरे देश में उठा था। अब इन सारी बातों को लेकर के लोग जब देख रहे हैं, और इसका ठीकरा कहीं नहीं तो मुख्यमंत्री, क्योंकि जिम्मेदार होता है अपनी सत्ता के लिए, शासन के लिए, विधायकों के लिए, पुलिस के लिए, तो उद्धव ठाकरे जी को तो ये लग गया है कि अब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। सत्ता भी जाएगी और बदनामी सिर आएगी वो अलग से। तो आपको बताऊं, क्योंकि एनसीपी के शरद पवार लगभग मन बना चुके हैं कि वो किसी भी दिन सत्ता से समर्थन वापस ले सकते हैं और वो आरोप लगाएंगे शिवसेना पर। तो अब जो ये रामदास अठावले जी का बयान आया है कि ऐसे सरकार बन सकती है, तो हालांकि ये मुझे लग रहा है कि शिवसेना की तरफ से ऑफर आ गया है, तभी रामदास अठावले जी ने बयान दिया है। और मोदी जी से जो मुलाकात हुई है उद्धव ठाकरे जी की, और जिस तरह से संजय राउत जी का बयान आया कि मोदी जी नंबर 1 नेता हैं, इससे एक तरफ उन्होंने शरद पवार का अपमान किया, क्योंकि एनसीपी में शरद पवार हैं और वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को 2024 में प्रोजेक्ट करेंगे। ऐसे में ये कह देना कि मोदी जी नंबर 1 नेता हैं, तो ये उनका सीधा सीधा अपमान है और ये टकराव दिखाता है। लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि संजय राउत जो कल तक तल्ख टिप्पणियां करते थे मोदी जी को लेकर, उनका यह कहना कि देश के नंबर 1 अगर कोई नेता हैं तो वो मोदी जी हैं, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अंदर अंदर वो ये चाहते हैं कि मोदी जी उनके प्रति नम्र रहें और कहीं ना कहीं पुराना रिश्ता फिर से कायम हो जाए। अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की अब बनती है शिवसेना के साथ मिलकर, ये शिवसेना के लिए और भाजपा के लिए हो सकता है, शिवसेना के लिए तो सीधा सीधा ये जीवनदायी होगा, क्योंकि उनके सारे पाप धुल जाएंगे, उनके ऊपर लगे आरोप धुल जाएंगे, और अब कोई विरोध में कम से कम भाजपा ये बोलने वाली नहीं बचेगी कि कुव्यवस्था हुई, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी। लेकिन आपको बताऊं, ये भाजपा के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा, क्योंकि ऐसे माहौल में जब बार बार शिवसेना को वो घेरते रहे हैं, और शिवसेना की छवि इस समय बिल्कुल खराब है, एनसीपी की छवि खराब है, महाराष्ट्र कांग्रेस की छवि खराब है, ऐसे में यदि वो गठजोड़ करके और सरकार बना भी लेती है और मुख्यमंत्री भी अगर बीजेपी का बन गया, तो आपको बताऊं कि प्रदेश की जनता पर इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो अच्छा ये हो कि इनकी सरकार गिरने दो, फ्रेश चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिल सकता है, और 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को कई सीटें मिल सकती हैं। कम से कम ये तो कहेंगे कि देखिए, इन 3 दलों की सरकार ने मिलकर के जो भ्रष्टाचार किया उसके कारण आज प्रदेश में ये कुव्यवस्था है, तो इनको फायदा ही रहने वाला है। लेकिन कभी कभी राजनीति में कुछ चीजें गणित तिगड़म होती है, किन लोगों के अपने स्वार्थ होते हैं, किसका क्या स्वार्थ है, क्या दिक्कत है, अब कह नहीं सकते। अगर इसके बाद भी भाजपा नफा नुकसान ना देखते हुए और अपना पुराना रिश्ता कायम करती है, तो ये शिवसेना के लिए तो जीवनदायी और भाजपा के लिए राजनीतिक आत्महत्या करने जैसा कदम होगा। मेरा व्यक्तिगत विचार तो ये कहता है। तो मेरे विचार से रहना अलग चाहिए, लेकिन राजनीति वो चीज है जिसमें कुछ भी कभी भी हो सकता है, हो जाता है। और मेरी एक और इस मामले में राय है, और वो ये कि जब एक दूसरे के धुर दुश्मन राजनीति में मोदी को हराने के लिए एक हो सकते हैं, जैसे कि कांग्रेस कम्युनिस्टों से एक हुई
केरल के अंदर जिस तरह से ये धुर विरोधी एक दूसरे के एक हो जाते हैं मोदी को हराने के लिए, इस तरह से मोदी जी भी अगर विरोधियों के साथ नहीं पुराने मित्रों के साथ मिलते हैं तो इसमें नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ तो हित छुपा ही होगा। तो मोदी जी ने इसलिए अगर ये वादा किया होगा और महाराष्ट्र में ये सरकार बनाने जा रहे होंगे तो शायद इस तरह का विचार किया हो कि जहां एक तरफ सारे दुश्मन एक हो गए हैं 12-13 दल, उसमें से कम अगर शिवसेना उस दुश्मन टोली से निकलकर भाजपा के खेमे में मिल जाती है तो एक दुश्मन तो कम हुआ। और युद्ध में जितने दुश्मन कम हो उतना ही लाभ होता है। ये एक युद्ध की नीति है और ये राजनीति भी एक युद्ध हो गया है, क्योंकि इस समय देश का हित सबसे ज्यादा जरूरी है, जो भाजपा का मुख्य एजेंडा भी है। और इस देश हित में एक तरफ आप देखेंगे अब जितने चुनाव हैं उसमें एक तरफ देश हित के विचार करने वाली भाजपा है और उसके दल हैं, दूसरी तरफ देश के टुकड़े करने वाले लोग, देश का हमेशा नुकसान करने वाले लोग और पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलने वाले लोग, ऐसे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक महाभारत के युद्ध का एक दृश्य जैसा है, इसमें विजय हमेशा सत्य की होती है। तो इसलिए लोगों को जिनको लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है जो देश की बात करती है, जो संस्कृति की बात करती है, जो हिंदुत्व की बात करती है, वो लोग, उस विचारधारा के लोग अब देखिए भाजपा में आएंगे ही। कंडीशन कुछ भी हो, साथ मिलकर चुनाव लड़ना देश हित में भाजपा के पुराने लोगों को, पुराने दलों को अच्छा ही है। और अभी बताऊं आपको, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, तो अगर इसके पहले ही ये समझौता हो जाता है तो आपको आश्चर्य नहीं होगा अगर शिवसेना का कोई चेहरा फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिखाई दे। वंदे मातरम।